हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हुआ आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ, जो कि है प्रैक्टिस पेपर 2। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हम लेटेस्ट पैटर्न के बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस पेपर 1 हो चुका है पूरा। पिछले 4 वीडियोस मैंने उस पर दिए हैं और आज से प्रैक्टिस पेपर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है ये। और जिसका मतलब है कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो कि 1 मार्कर्स हैं, वेरियस ऑब्जेक्टिव टाइप, देन ट्रू फॉल्स आपके कैटेगरी के हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, या किसी भी तरह का जो 1 मार्कर्स क्वेश्चन आता है, उन सभी का ये एक पार्ट है, ये एक वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 के सारे पार्ट कवर अप होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो एज ऑलवेज, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो को पढ़ने के बाद, आज के वीडियो को गो थ्रू करने के बाद हम किन किन टॉपिक्स पे हाईलाइट हो जाएंगे, या किस टॉपिक को हमें फोकस करना है। तो वो टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फैटिग स्टडी जो कि एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, देन लीगल एनवायरनमेंट as a macro environment of business environment, then features of management, then concepts of level of management, then components of business environment, then concepts of coordination, concepts of transfer as a source of recruitment, then concepts of formal communication, concept of planning, concept of organizing, sale promotion technique, consumers right, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन जिसके अंदर आएगा EIPOs, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑफर फॉर सेल, देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग जिसके अंदर पढ़ेंगे हम प्रमोशन एंड ब्रांडिंग के बारे में। तो ये है वो कुछ टॉपिक्स जो कि आज के इस वीडियो में कवर होंगे 1 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। अंडर द डैश स्ट्रक्चर an organization is divided into different divisions or units on the basis of products or geographical area। तो देखिए, जब भी आपका स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर 2 ही होता है। कौन कौन सा? आपका एक हो जाता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका होता है वो फर्दर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें से एक होता है आपका फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें फंक्शनल या डिविजनल जो होगा वो पहचानना है, और फंक्शनल एंड डिविजनल के अपने अपने सुटेबिलिटी हैं, अपने अपने स्कोप हैं, जिसके बेस पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और यहाँ पर जिस चीज़ को बेस लेकर रिकॉग्नाइज करना है वो है यूनिट्स बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, जो कि काफ़ी ईजी है आइडेंटिफाई करने के लिए। ईच डिवीज़न इज़ अ सेल्फ कॉन्टेन्ड सेमी ऑटोनोमस बिजनेस यूनिट। तो अब इन बातों को समझ करके आपको क्या गेस करना है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। डिविजनल, फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल एंड नेटवर्क। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिविजनल। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 2, सपोज एन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ प्लांट वेयर 3 शिफ्ट्स आर इन ऑपरेशन। तो मान लीजिए आपकी कोई एक एम्प्लॉय है जो कि कहीं किसी प्लांट में वर्क करता है जहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है। इफ़ ही कंटिन्यूज टू वर्क इन द सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट, तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में लगातार अगर वो काम करता है, ही मे फील टोटली एग्जॉस्टेड एंड विल नॉट कंटिन्यू टू वर्क एनी लॉन्गर। उसके बाद वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि टोटली एग्जॉस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शुड बी अप्लाइड हेयर। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया, टेक्निक्स पूछे गए हैं। तो टेक्निक मतलब FW टेलर की जो 2 कंट्रीब्यूशंस हैं एज अ प्रिंसिपल एंड एज अ टेक्निक, उसमें जो टेक्निक का पोर्शन जिसमें कि फंक्शनल फोरमैनशिप आता है, जिसमें कि आपके वर्क स्टडी के अंदर फैटिग स्टडी है, टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, या फिर अलग से मेंटल रिवोल्यूशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सब आपके क्या है, टेक्निक्स हैं।
उनमें से कौन सा है? तो बहुत मुश्किल तो नहीं है ये पहचानना, फिर भी आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये चारों मिलाकर एक साथ कहलाते हैं वर्क स्टडी, ठीक है ना। इन चारों को हम एक साथ जिस नाम से जानते हैं वो है वर्क स्टडी। और उनमें से जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, क्योंकि यहाँ बोला गया एज अ हिंट कि वो टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है कंटिन्यूएशन में वर्क करने पर, तो यही चीज़ टेलर ने सपोर्ट करते हुए बोला है कि फैटिग स्टडी हमें करना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि किसी एम्प्लॉय या किसी वर्कर को वर्किंग आवर में कितना फ्रिक्वेंसी में कितने टाइम इंटरवल में उनको हमें रेस्ट का समय देना चाहिए, और वो समय जो रेस्ट का होगा वो कितनी देर का होगा, ठीक है, जिससे कि वो फुल एनर्जी से दोबारा से वर्क कर सकें। तो इसलिए बहुत सिंपल इसका आंसर फैटिग स्टडी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर एडवोकेट साइंटिफिक इंक्वायरी एज अपोज टू हिट एंड ट्रायल। फिर एक बार आप ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है जो कि टेलर ने दिए थे, जो कि गिनती में कितने हैं 4, ठीक है ना। 14 दिए थे किसने? फेयोल ने। 4 दिए थे टेलर ने। तो उनमें से एक को गेस करना है जो इस बात को फेवर करता है या एडवोकेट करता है कि साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है, एज अपोज टू हिट एंड ट्रायल, जो हिट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट होता है उससे उल्टा। ओके, तो ऑप्शंस हैं साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, स्पिरिट डी कॉप्स, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो पहले आपको बताना चाहूँगा स्पिरिट डी कॉप्स और प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इन दोनों को तो पहले ही आप दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये हमारे टेलर के प्रिंसिपल्स तो है नहीं। टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो या तो ए है या तो डी है, तो इनमें से ही एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमको, और वो फिलहाल है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया it is mandatory for tobacco companies to print smoking is harmful on its product। ठीक है, तो इंडिया में हम देखते हैं टोबैको की जो कंपनीज होती हैं उनको टोबैको के पैकेट पर ये प्रिंट करना पड़ता है कि ये हार्मफुल होता है स्मोकिंग, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेटेड एयर। तो डायमेंशंस जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो वो कौन से होते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जिसमें इकोनॉमिक है, लीगल है, ठीक है, सोशल है, वो सब आते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन है इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो ये सब के सब क्या है? हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट यानी डायमेंशंस हैं, और जिसको इस केस में हाईलाइट किया गया वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। जैसे कि एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, ठीक है, या एक और ले लीजिए आप। इन सभी के बीच में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कनेक्शन होता है, जो इन सबको आपस में बाउंड करता है कि इनमें से कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट। जैसे कि मान लीजिए ये सुपीरियर है और ये उसका सबॉर्डिनेट 1 है, ये उसका सबॉर्डिनेट 2 है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप डिफाइन होता है, पता चलता है किससे? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। नाउ ये बोल रहे हैं गिव राइज टू व्हाट। ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होता है, जिससे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप तैयार होता है, ये क्या कहलाता है, या इससे क्या चीज़ है जो बनता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट और प्लानिंग। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि रेडीमेड हमें बुक्स में ऐसे नहीं मिलता है, बट थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए आप, जैसे हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर, तो इन सभी के बीच में एक अथॉरिटी और एक आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका कनेक्शन है कि जो टॉप लेवल है वो सुपीरियर है, उसके नीचे मिडिल लेवल वाले काम करते हैं और मिडिल लेवल के नीचे काम करते हैं लोअर वाले, यानी लोअर का बॉस मिडिल लेवल है, मिडिल का बॉस कौन है? टॉप लेवल। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है जो इनको बाउंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बेस पर। यानी आपका करेक्ट आंसर बन रहा है इसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, McDonald's made major changes in its menu to survive in the Indian market. Which characteristic of management is highlighted here? तो एक एग्जांपल है आपके सामने, एक स्टेटमेंट है कि मैकडोनल्ड्स कंपनी जो है उसने अपने मेन्यू में काफ़ी चेंज किया या एक बड़ा बदलाव किया ताकि वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट, सॉरी, ये मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टर हाईलाइट कर रहा है? डायनेमिक, रिलेटिव, कंटिन्यूअस एंड परवेसिव। तो ये सारे के सारे फीचर्स ही हैं, बट जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साबित होता है वो है डायनेमिक, कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक नेचर का होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज 7th नंबर क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस। यानी जब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट पूछा गया है तो दैट मीन्स आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये टोटल अगर बिजनेस एनवायरनमेंट है तो इसके कंपोनेंट्स एक तरह से पूछे गए हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम जानते हैं उसमें बेसिकली तो एक्सटर्नल ही होते हैं, कुछ माइक्रो और कुछ मैक्रो होते हैं। तो ऑप्शन है कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, नन ऑफ द अबव। तो आपका जो कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट के कौन से पार्ट हैं, एक्सटर्नल लेकिन माइक्रो। तो ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा था नॉट अ पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है, तो कस्टमर, सप्लायर, कंप्यूटर सब उसके पार्ट है क्योंकि सब एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ही है ऐसा कंपोनेंट जो बिजनेस पर इफेक्ट डाल सकता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है या थ्रेट क्रिएट कर सकता है, और जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसीलिए मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही इसमें कंसिडर किया जाता है। कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो, तो ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट थे। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। Dash is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of common purpose। अब ये एक डेफिनेशन है, मीनिंग है किसी चीज़ की, वो क्या है, कोऑपरेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो अपने आप आंसर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली अपने मैनेजमेंट में, अपने सब्जेक्ट में कोऑपरेशन नाम की चीज़ तो नहीं पढ़ी है ना एज अ डेफिनेशन, लेकिन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग तो पढ़ा है। तो ऑब्वियसली बी, सी या डी में से कोई एक होना चाहिए, और आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कोऑर्डिनेशन। 9th नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम द जॉब, वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करना, जिसको बेसिकली हम ट्रांसफ़र भी कहते हैं, विदाउट एनी सब्सटेंसिव चेंजेस इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्टेट ऑफ एम्प्लॉय। तो देखिए, बहुत क्लोज मीनिंग में डिफरेंस है ट्रांसफ़र में और प्रमोशन में। दोनों में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप जगह बदल कर काम करते हैं, यहाँ से वहाँ जाकर काम करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा फ़र्क भी है। ट्रांसफ़र के केस में आपका जो पोस्ट था वही रहता है, आपकी अथॉरिटी भी वही रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वही रहती हैं, देयर इज़ नो चेंज इन दैट थिंग, बट आपका प्लेस ऑफ वर्क बदल जाता है। लेकिन प्रमोशन में क्या होता है कि आप जिस पोस्ट पे पहले काम करते थे उससे हायर पोस्ट पे जाते हैं नई जगह पर, एज वेल एज आपकी सैलरी, आपकी अथॉरिटी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा फ़र्क होता है इन दोनों में, लेकिन बहुत सिमिलर भी लगते हैं। तो ऑप्शंस हैं ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ओरिएंटेशन एंड रीहायरिंग। तो आप देख सकते हो उन दोनों को ही टॉप प्रायोरिटी पे ऑप्शंस में दे रखा है, क्योंकि उन्हीं दोनों में से एक है ये जवाब, और करेक्ट आंसर फिलहाल है आपका बहुत सिंपल सा ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन सबने पढ़ा हुआ है, फेयोल ने दिया है। उसको जो इम्प्लीमेंट करता है, यानी उसका जो एडवोकेट करता है, ऐसा कॉन्सेप्ट पहचानना है डायरेक्टिंग से। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम एक डिफाइंड पाथ फॉलो करते हैं, एक चैनल फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो बेसिकली स्केलर चेन का ही कॉन्सेप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर बन गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसका पहला अल्टरनेट है डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछेंगे तो इसका मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनके अलावा कुछ मत सोचना आप। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ऑल दीज आर द 5 फंक्शंस। इन्हीं में से कोई एक जवाब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बट क्या करना है इसमें, ऐसा फंक्शन पहचानना है विच इज़ कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इजी है वैसे तो ये, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आप ध्यान से देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ही नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है प्लानिंग। प्लानिंग में ही आपके सारे बेसिस तैयार होते हैं, जिससे आगे के अदर फंक्शंस हम परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट अल्टरनेट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का, डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन। अगेन देखिए ध्यान से, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही पूछा गया है, यानी उसी में से एक होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्क रिलेशनशिप। ऑप्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। फिलहाल तो ये चारों के चारों आपके फंक्शंस ही हैं मैनेजमेंट के, और करेक्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑर्गेनाइजिंग। अब जब आप ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग को एक बार रिवाइज करोगे, बुक में देखेंगे, तो आपको ये बातें वहाँ अप्लाई होते हुए दिख जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अल्टरनेट नंबर 1। मैच द टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन
सेल्स प्रमोशन के आपको टूल्स दिए गए हैं कॉलम 1 में, और उसके एग्जांपल्स दिए हैं कॉलम नंबर 2 में, उसको मैच करना है। तो कॉलम 1 में है आपका प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट और यूजेबल बेनिफिट, और ऑप्शंस में है, या कॉलम 2 में उसके जो एग्जांपल्स है वो है बाय 1 टी शर्ट एंड गेट 1 फ्री। आप एक टी शर्ट खरीदिए, आपको एक और मुफ्त में मिलेगा। देन दूसरा है आपका अ हॉलीडे पैकेज ऑफर्ड ऑन द परचेज ऑफ प्रोडक्ट टीवी। आपने एक टीवी परचेज किया तो आपको उसके साथ हॉलीडे पैकेज दिया जाता है। तीसरा, फ्री सेट ऑफ शेविंग ब्लेड्स विद आफ्टर शेव लोशन। आफ्टर शेव लोशन के साथ आपको फ्री का शेविंग ब्लेड्स दिया जाता है। तो ये है आपके कुछ प्रमोशनल टूल्स या टेक्निक्स, और आपको बगल में उसके एग्जांपल्स दिए, आपको मैच करना है। और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है आपका कि ए का है थर्ड, यानी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का क्या है, जैसे कि आपको फ्री शेविंग ब्लेड्स दे दिए जाते हैं विद आफ्टर शेव लोशन। दूसरा आता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी क्वांटिटी गिफ्ट, यानी कि जैसे ये आपने एक टी शर्ट खरीदा और आपको एक मुफ्त मिला। और ऑब्वियसली थर्ड बचा यूजेबल बेनिफिट, जैसे कि आपको कूपन मिल जाता है, टिकट्स मिल जाते हैं, तो उन्हीं में से एक है हॉलीडे पैकेज और विद द परचेज ऑफ टीवी सेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अल्टरनेट क्वेश्चन नंबर 12 का, मंजू बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स फ्रॉम द लोकल शॉपकीपर and found that the ingredients given on the label were not legible। तो जो इंग्रेडिएंट उसमें लिखे हैं या तो ब्लर हैं, या तो क्लियरली नहीं लिखे, या तो ऐसे किसी लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा तरीके से लिखा है जो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। He complained about it to the company. The company sent a written apology stating that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market and new package with legible labels will be soon made available। तो जो पैकेट ऑलरेडी इस तरह के मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं उनको वापस लेंगे, और जितनी जल्द हो सके वो लेजिबल लेबल के साथ मार्केट में नए प्रोडक्ट्स का पैकेट लॉन्च करेंगे। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर्स राइट विच मंजू एक्सरसाइज्ड। मंजू ने कंज्यूमर राइट में से किस राइट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर यही बताना है। तो काफ़ी इजी था, बस अगर आप ध्यान से केस पढ़ते हो तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्योंकि अगर आपका जो पैकेट पे लेबल है अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं है, वो ब्लर है, वो उसमें लैंग्वेज ऐसा लिखा जो समझ में नहीं आता, तो उस लेबल में लिखी हुई बातों का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो आपका जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसका यही मतलब है कि आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर जानकारी उस प्रोडक्ट के सेलर से मिलनी चाहिए, और वो चीज़ यहाँ हो नहीं पा रहा, इसीलिए उसने उसका इस्तेमाल किया और उसके लिए डिमांड किया कंप्लेन करके, इसलिए यहाँ पर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। नेक्स्ट आता है आपका 13 से 16 क्वेश्चन, जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, और जिसके लिए वो केस आपके सामने है। मीका लिमिटेड, रेपुटेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, नीड 10 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस मीका लिमिटेड को। अतुल जैन, द CEO ऑफ द कंपनी वांटेड टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी। तो जो CEO है अतुल जैन इस कंपनी के, वो चाहते हैं कि इनको रेज किया जाए इक्विटी को इशू करके, एंड थिंक ऑफ गोइंग विद द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स यूज बाय द पब्लिक कंपनी। तो जो सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका होता है पब्लिक से पैसे रेज करने का, उसको यूज़ करना चाहते हैं। He used this option with his immediate subordinates. After discussion, he realizes that since his company is a private company, he should think of some other option। तो उनको लगा कि नहीं, हम प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है नहीं, तो हमको कोई दूसरा ऑप्शन इसका अपनाना पड़ेगा। द फाइनेंस मैनेजर नीमी सचदेव said that the public issue may be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses। तो जो फाइनेंस मैनेजर है उनका अपना एक व्यू है कि हमारे लिए ये महंगा पड़ सकता है पब्लिक इशू। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खर्चे हमारे अननेसेसरी बढ़ सकते हैं। So instead, company can allot the securities to institutional investors। Mr. Narinder Singh, another employee, suggested that the shares may be sold to investing public through intermediaries। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सजेशंस हैं। किसी ने कहा कि आप उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेच दीजिए, किसी ने कहा, जो कि एक एम्प्लॉय हैं नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि इसको हम इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएटरीज कर देते हैं, एज द सेम विल ऑल्सो बी लेस एक्सपेंसिव। Therefore, it was decided that all the methods will be used। तो सारे मेथड को यूज़ करने की बात हो गई, बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन। टोटल 10 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत थी, तो उसी में से इन्होंने चेंज करना है। तो लिखा हुआ है कि आपका
3.5 crores could be raised by allotment of securities to a consortium of financial institution. Then 3 crore would be raised through an issuing house. It was further decided that rupees 2 crore would be raised directly through public. ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ डेटा, कुछ स्टेटमेंट्स जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कंपनी क्या यहाँ पर चाहती है, किस तरह से रेज करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिसप्रिंट हुआ है, मैं आपको करेक्ट करके बता देता हूँ। Therefore it was decided that all the methods will be used but in different proportion, तक तो ठीक है। उसके आगे है ₹5 crore would be raised by allotment of securities to a consortium of financial institutions. 3 crore would be raised through issuing house and further decided that ₹2 crore would be raised directly through public. तो जैसा आप जान रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, यहाँ से हो जाएगा 5 करोड़, यहाँ से हो जाएगा 3 करोड़ और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 करोड़। इस तरह से 10 करोड़ रुपए का टोटल इनका सोर्स कलेक्ट होगा। नाउ ऑन दैट बेसिस क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन। मेथड ऑफ फ्लोटेशन आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय मीका लिमिटेड। तो भाई देखिए, आपने देखा इस क्वेश्चन में कि टोटल 10 करोड़ रुपीस के लिए 3 मेथड ऑप्ट किए गए, एक बार 5 करोड़ के लिए, एक 3 करोड़ के लिए और एक 2 करोड़ के लिए। उन तीनों में तो जो फ्लोटेशन मेथड है वो तो है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें ये पहचानना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन मार्केट में इशू करने के लिए मीका लिमिटेड ने ऑप्ट किया ही नहीं। ऑप्शंस है ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड EIPOs। इनमें से किसको कंपनी ने यूज़ ही नहीं किया। तो आप देखेंगे कि आपको इसमें EIPOs के बारे में कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाया है कंपनी, ऐसा दिखाया गया है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट ब्रिंग डिस्कस्ड बाय निमी सचदेवा। तो जो आपने देखा फाइनेंस मैनेजर की बात हुई थी निमी सचदेवा, उन्होंने किस मेथड को इंट्रोड्यूस किया डिस्कशन में, वो बताना है आपको। ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट और EIPOs। तो ऑप्शंस तो सेम है लेकिन जवाब सेम तो नहीं हो सकता। निमी सचदेवा ने जो ऑप्शन आपको दिया था, सजेशन दिया था, वो क्या था। तो आप फिर से एक बार चाहें तो उस केस को पढ़ सकते हैं। साथ साथ आपसे रिकमेंडेशन है कि इन सब की मीनिंग को बुक में एक बार जरूर दोहरा ले कि ऑफर फॉर सेल क्या है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड EIPOs क्या है, सो दैट कि आपको इजीली क्वेश्चन देने में, आंसर देने में दिक्कत ना हो पाए। प्राइवेट प्लेसमेंट है आपका करेक्ट आंसर, जो निमी सचदेवा ने रिकमेंड किया। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट ब्रिंग डिस्कस बाय नरेंद्र सिंह। तो जो उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है आपको दूसरे एम्प्लॉय नरेंद्र सिंह ने, उनका क्या था सजेशन। ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड EIPOs। सेम ऑप्शंस अगेन है और आपका इस बार करेक्ट आंसर है ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल का ऑप्शन सजेस्ट किया था नरेंद्र सिंह ने। एंड देन 16th क्वेश्चन, हाउ मच मनी वुड बी रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इस केस में प्राइवेट प्लेसमेंट से जो रेज किया जा रहा है फंड, वो कितने रुपए हैं। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और 8 करोड़। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 करोड़ रुपए को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लेने की बात हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 20, जो कि हमारा लास्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और लास्ट के 4 क्वेश्चंस आज के वीडियो के। गिनिका, तनिष एंड रोहित वर फ्रेंड्स फ्रॉम college days and now they are doing different kinds of business. Ginika started a garment manufacturing company and has decided to identify the needs of the customers to start successful marketing of the garment produced by it, and for the company is doing SWOT analysis, which you all know, strength, weakness, opportunities and threat analysis. ये हो गया 3 में से एक फ्रेंड गिनिका के बारे में। Tanish is a distributor of tea to far off place. He has opened a company which deals in tea selling. He has categorized his tea to be sold into 3 categories: green, yellow and red. ये हो गए दूसरे फ्रेंड के बारे में। तो पहले फ्रेंड ने गारमेंट्स को लेकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, दूसरे ने टी के बारे में, टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और 3 कैटेगरीज रखे हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। और तीसरा फ्रेंड रोहित। Rohit started a TV manufacturing company and currently is spending substantial amount of money to persuade the target customers to buy its TV sets through advertisement, personal selling and sale promotional techniques. They regularly meet and discuss their business ideas and exchange
notes on customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concern etc. तो तीनों दोस्त मिलते रहते हैं फ्रिक्वेंटली और अपने इन टॉपिक्स पर डिस्कशन भी करते हैं. इन वन ऑफ सच मीटिंग, ऐसे किसी मीटिंग्स में, रोहित टोल्ड गिनिका एंड तनिष दैट हिज कॉम्पिटिटर विद एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम हैज़ लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द सेम नेम. तो कह रहा है रोहित अपने फ्रेंड गिनिका और तनिष से, उसने शेयर किया कि उसका एक कॉम्पिटिटर है जो उसी सेम नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा, और वो जो कंपनी है वो ऑलरेडी एक ब्रांड नेम है, एक अच्छी एस्टेब्लिश कंपनी है. This is helping his competitor save a lot of expenses on building reputation and giving an excellent start to the product. The new product is doing amazingly well and has caught attention to the newspaper. Since the product is enjoying a lot of fame, the customer are ready to pay high price for it. In comparison to the same product launched by Rohit's company. तो सेम प्रोडक्ट रोहित की कंपनी जो लॉन्च किया है उसको नहीं लोग प्रीफर करके उस कंपनी के हाई कॉस्ट प्रोडक्ट को भी प्रीफर कर रहे हैं. तो ये एक आपका सोर्स बेस्ड या केस स्टडी क्वेश्चन था, और जिसके बेस पर पहला क्वेश्चन है. 17th क्वेश्चन है, गिनिका स्टार्टेड garment manufacturing company and has decided to identify the needs of the customers to start successful marketing of the garments produced by it, and for the company is doing SWOT analysis. ये स्टेटमेंट था हमारे क्वेश्चन में. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग स्टेटेड अबव. तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस को पढ़कर क्या बताना है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. तो आपको सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के हेडिंग्स याद होने चाहिए. ऑप्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन. ठीक. नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग फॉलोड बाय तनिष बाय कैटेगराइजिंग टी इनटू 3 कैटेगरीज. जो कि हमने पढ़े थे, 3 कैटेगरीज में उसने टी को डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है. उससे कौन सा फंक्शन है जो मार्केटिंग का अप्लाई होता हुआ दिख रहा है. गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. तो आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, रोहित ने स्टार्ट किया था टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड करेंटली इज स्पेंडिंग सब्सटेंशियल अमाउंट. इस स्टेटमेंट आपने पढ़ा अभी केस में. क्या करना है अब आपको, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्ड हियर. अब यहाँ पर फंक्शन नहीं पहचानना, एलिमेंट पहचानना है मार्केटिंग मिक्स का. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो रोहित के केस के बात को समझते हुए आपको आज पहचानना है. तो करेक्ट आंसर है आपका प्रमोशन. ठीक है. तो क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशनल टेक्निक की बात की हुई है, इसलिए प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज बीन हाईलाइटेड बाय रोहित इन द मीटिंग. लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नन ऑफ दीज. तो मीटिंग में रोहित ने एक बात रेज किया था, एक मुद्दा डिस्कस किया था. वो क्या था, किससे रिलेटेड था, तो वो ब्रांडिंग से रिलेटेड था. क्योंकि उससे भी महंगे कॉस्ट पर सेम प्रोडक्ट को कोई ब्रांडेड कंपनी लॉन्च कर चुकी है और कस्टमर पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रांडिंग की बात यहाँ हुई है. तो ये थे आज के वीडियो के टोटल 20 क्वेश्चंस, सारे 1 मार्कर्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एज वेल एज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है हमारे सीबीएसई के एग्ज़ाम का. एंड होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, और साथ में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.